करंट इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर्स जनरली मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और मेटल के जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में होते हैं यह पॉजिटिव आयन से आपस में क्या होते रहते हैं? टकराते रहते हैं। इस तरह से मान लो सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन्स पहले इधर टकराया, इधर टकराने के बाद फिर इधर गया, फिर दिस, फिर दिस, फिर दिस, 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 इस तरह से रैंडमली एक दूसरे से क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन से वो कोलिजन्स करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो उनका जो नेट, अब जो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ सबसे पहले आता है मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एवरेज डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो सक्सेसिव, पहले यहाँ कोलिजन्स हुआ, फिर यहाँ कोलिजन्स हुआ, फिर यहाँ कोलिजन्स हुआ, फिर यहाँ कोलिजन्स हुआ। तो इन दो सक्सेसिव कोलिजन्स का जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ए डिस्टेंस लिया, ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, इन सब का जो एवरेज होगा इन सब डिस्टेंस का वो मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके। रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो सपोज करो यहाँ पर उसे T1 टाइम लगा, यहाँ पर T2 टाइम लगा, यहाँ T3 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक उसे T4 टाइम लगा, फिर T5, फिर T6, यहाँ से यहाँ तक उसे T6 लगा, यहाँ से यहाँ तक T7 लगा, और यहाँ से यहाँ तक उसे T8 लगा। तो इन सब का जो एवरेज होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस प्लस इस तरह से T8 या n ले लें अपन सीधा अपॉन n, इसे अपन क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और जिसे हम किससे नोट करते हैं? टाउ से उसे क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। ओके। तो ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब सपोज करो कोई मेटल का कंडक्टर है या कोई कंडक्टर है, हम उसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी कनेक्ट करने से उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट होने लगते हैं एक कांस्टेंट स्पीड से अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। उस कांस्टेंट स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड, ये उसकी डेफिनेशन है। तो जैसे ही हम इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडमली मोशन है वो एक सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक कांस्टेंट स्पीड प्राप्त कर लेंगे वो। इसी कांस्टेंट स्पीड को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है इसे हम VD से नोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है EV अपॉन ml टाउ। क्या होता है इसका फार्मूला? EV अपॉन ml टाउ इसका फार्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब यहाँ पर VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स है। V पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज करो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। तो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। M क्या है? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स है। और L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। ये क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। ओके। डेरिवेशन ऑफ VD इक्वल टू EV ml अपॉन टाउ। ओके। किसी भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयन से, पॉजिटिव आयन से टकराते हैं और उनके टकराने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है। इलेक्ट्रॉन्स आयन से आपस में टकराते रहते हैं तो उनका जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी होता है वो कैसा होता है? एवरेज वेलोसिटी उनका 0 होता है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी। तो हम इसमें देखो इस फार्मूले का यूज करेंगे V इक्वल टू U प्लस AT वाले फार्मूले का। V की जगह क्या आएगा? VD आएगा। U की जगह क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी, और ये हो गया अपना टी की जगह हम क्या लिखेंगे, टाउ लिखेंगे। टी इक्वल टू क्या होगा, टाउ होगा। अब सपोज करो ये कोई कंडक्टर है, ओके, दिस वन इज कंडक्टर, ओके, उसकी लेंथ कितनी है, एल है। अब हम इसमें जैसे हम इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे, ओके, बैटरी कनेक्ट की तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे, ड्रिफ्ट होने लगेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था हमने, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट नहीं की थी, तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब उसमें बैटरी कनेक्ट किया तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ने लगेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टाउ, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस टाउ। अब देखो 0 प्लस ए टाउ। अब आपको पता है कि a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू हम लिख सकते हैं, a इक्वल टू एफ अपॉन एम लिखा जा सकता है, ओके, इस फार्मूले का यूज किया गया, f इक्वल टू एम ए। अब वी डी इक्वल टू एफ की जगह हम ई इंटू ई लिख सकते हैं, एम टाउ। इस वाले फार्मूले का यूज करके देखो, ई बराबर कितना होता है, एफ अपॉन क्यू होता है, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। यहाँ पर क्यू चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन्स पर, ई, तो इसको हमने ऐसा लिख लिया, ओके। अब वी डी इक्वल टू ई, इस ई को हम वी अपॉन एल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v अपॉन एल। ये फार्मूला होता है अपना E इक्वल टू वी अपॉन डी होता है फार्मूला, तो इसको ऐसा लिख लिया। तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी अपॉन एम एल टाउ। ये फार्मूले का क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया, वी डी इक्वल टू ई वी एम एल टाउ, ओके, अंडरस्टूड। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है I इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये रिलेशन होता है I इक्वल टू एन ई ए वी डी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यह क्या होता है, रिलेशन होता है। यहाँ पर n है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वह n है। सो n इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस वन A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। तो I इक्वल टू क्या हो गया, एन ई ए वी डी। n क्या है, n यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, n इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वह है, ओके। नाउ सो दिस इज, सपोज करो दिस इज द कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज L, ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होता है, तो A इंटू एल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। मतलब इस कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम इतना है, और 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, Al इंटू एन, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर n इंटू Al। देखो Al क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर है, और 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n से क्या हो जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा।
सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर क्या होंगे, n इंटू ए एल। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस कंडक्टर में और एक इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज है, ई चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू हो जाएगा NaL इंटू ई, ये टोटल चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू NaL इंटू ई। अब टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सो T इक्वल टू L अपॉन VD हो जाएगा। अब इस हम फार्मूले का यूज करेंगे, I इक्वल टू Q अपॉन टी, I इक्वल टू Q अपॉन टी में वैल्यू पुट करेंगे तो I इक्वल टू Q क्या हो जाएगा, NaL इंटू ई, ओके, और T क्या हो जाएगा, L अपॉन VD। सो I इक्वल टू NaL e VD अपॉन L, L से L कट जाएगा तो अपना I ये फार्मूले का डेरिवेशन हो गया NaE/VD। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला, ओके। I इक्वल टू NeA/VD, ओके, इसको ऐसे लिख लें NeA/VD। ये क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया, ओके, अंडरस्टूड। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस इक्वल टू I अपॉन A, द रेशो ऑफ करंट टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। डायमेंशन क्या, इसका यूनिट क्या होगा, I का यूनिट A अपॉन एरिया है, तो एरिया A अपॉन मीटर स्क्वायर, सो दिस इज A मीटर रेज टू पावर -2। इसका जो डायमेंशन होगा वो AL रेज टू पावर -2 हो जाएगा, ओके। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यू ई इक्वल टू VD अपॉन ई। VD डिफ्ट वेलोसिटी है और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। VD डिफ्ट वेलोसिटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। अब हम इसके डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। VD का डायमेंशन क्या होगा, LT रेज टू पावर -1 होगा। E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q होता है। F का डायमेंशन MLT रेज टू पावर -2 अपॉन AT, ये AT ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल होके M रेज टू पावर -1 T स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। इसका SI यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वोल्ट रेज टू पावर -1 सेकेंड रेज टू पावर -1, वो इससे बना हुआ है। E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन L लिख सकते हैं। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, L क्या है, कंडक्टर की लेंथ है, ओके। सो दिस इज मीटर सेकेंड रेज टू पावर -1, दिस इज V अपॉन M, तो ये मीटर इधर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर V रेज टू पावर -1 S रेज टू पावर -1 इज द SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, इसे रो से नोट करते हैं। रो इक्वल टू होता है E अपॉन J, मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू E अपॉन J, इट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी, ओके। और इसका दूसरा जो फार्मूला होता है वो रो इक्वल टू RA अपॉन L होता है। ये जो दूसरा फार्मूला इससे बना हुआ है, रो इक्वल टू, देखो E को हम क्या लिख सकते हैं, E को हम लिख सकते हैं V अपॉन L, और J को क्या लिख सकते हैं, I अपॉन A, दिस इज V अपॉन L इंटू A अपॉन I, ओके। सो दिस इज V अपॉन I इंटू A अपॉन L। V अपॉन I क्या है, R है, सो रो इक्वल टू हो जाएगा RA अपॉन L, कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू RA अपॉन L, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA अपॉन L हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। तो इसका दूसरा फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले से इसका यूनिट बना हुआ है, देखो, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, R का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, या ओम लिखा जाए, इसे सीधा सिंबल बाद में, ओके। A का यूनिट मीटर स्क्वायर,
अपॉन मीटर, सो दिस इज ओम मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। ओके, क्या होता है उसका? ओम मीटर होता है। ओके, जो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वह मटेरियल के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं होता है, कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ओके, इट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर इन इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स डायमेंशन। वह इसकी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। ओके, आर इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आई होता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है वो आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। ओके, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इसे हम कैपिटल जी से नोट करते हैं। और कैपिटल जी इक्वल टू होता है 1 अपॉन आर। क्या होता है? 1 अपॉन आर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो इसका यूनिट एम एच हो जाएगा या ओ एच एम रेज टू पावर -1, या इसको हम सीमेंस बोलते हैं। ओके, ऐसे नोट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जी है। रेजिस्टेंस का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से हम रो से नोट करते हैं। रो इक्वल टू ई अपॉन जे होता है, या फिर रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है। यूनिट क्या होती है उसकी? ओम मीटर होती है। एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। देखो, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसका दूसरा नाम है कंडक्टिविटी। इसे हम किसी नोट करते हैं? सिग्मा से नोट करते हैं। और सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है। क्या होता है? सिग्मा 1 अपॉन रो होता है। कहने का मतलब है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। इसका यूनिट होता है ओम मीटर रेज टू पावर -1, या सीमेंस पर मीटर, या मेहो पर मीटर। इसका क्या होता है? यूनिट होता है। तो देखो, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बोलते हैं, और रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, या फिर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, आर इक्वल टू वी अपॉन आई रेजिस्टेंस का फार्मूला है जो ओम्स लॉ से बना हुआ है। ओके ओके, हेलो बच्चों, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ या फिर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर। मटेरियल पैरामीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ वी अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। वी अपॉन ओम्स लॉ क्या होता है? वी अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये ओम्स लॉ होता है। कंडीशन ये होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए उसका? कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर पे वी अपॉन आई कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। दिस इज द ओम्स लॉ। तो हमें इसे क्या करना है? प्रूफ करना है कि वी अपॉन आई कैसा है? कांस्टेंट है। वी अपॉन आई यदि कांस्टेंट आता है तो ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ओके, अब देखो, हमें वी हैव Vd इक्वल टू EV अपॉन ml टाउ होता है, एंड I इक्वल टू NEA Vd होता है। ये दोनों फार्मूले हम पहले से जानते हैं, इनकी दोनों की डेरिवेशन भी हम लोगों ने किए हैं। तो Vd इक्वल टू होता है EV अपॉन ml टाउ, एंड I इक्वल टू NEA Vd होता है। ओके, अब देखो, यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। ओके, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हम इसको
इस Vd की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस Vd की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEA, Vd की जगह हम ये लिखेंगे EV ml टाउ, EV अपॉन ml इंटू टाउ। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो इससे इस V को हम नीचे ले आए तो I अपॉन V इक्वल टू हो जाएगा एन ई इंटू ई, क्या हो जाएगा ई स्क्वायर एन ई ए स्क्वायर ए अपॉन एम एल टाउ। अब दिस इज I अपॉन V, हमें क्या चाहिए है, V अपॉन I चाहिए, तो हम इसका क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो V अपॉन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। V अपॉन I इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो m कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। l लेंथ ऑफ कंडक्टर है, पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए उसकी लेंथ कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए लेंथ उसकी कांस्टेंट होगी, तो l भी कांस्टेंट हो गया। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मीटर क्यूब है, तो ये भी कांस्टेंट होगा। किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वह भी कांस्टेंट होगा। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। टाउ, यहाँ पर जो टाउ है वह क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे टाउ भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस सारी की सारी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। तो V अपॉन I इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट। कंडीशन क्या लगी हुई है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये ओम्स लॉ का क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया, यही तो ओम्स लॉ बोलता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो उस समय V अपॉन I कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब इसको हम R लिख सकते हैं, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट होता है वह किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है ओम्स लॉ में। R मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो R इक्वल टू हो जाएगा ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब देखो हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू को भी फाइंड आउट करते हैं। R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, तो रो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। अब यहाँ पर हम R की ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मटेरियल पैरामीटर में रेजिस्टिविटी की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो R इक्वल टू कितना है, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू ए अपॉन एल। यहाँ पर हमने R की ये वाली वैल्यू पुट की, ए से ए कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो टाउ इक्वल टू रो इक्वल टू हो जाएगा अपना m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है मटेरियल पैरामीटर में, रो इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखो इस में फार्मूले में हम देखते हैं कि ना तो इसमें L है ना इसमें A है, तो जो रेजिस्टिविटी होती है वह कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं होती है। यहाँ पर L और A तो नहीं आया है, ना कंडक्टर का लेंथ आया है, ना कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आया इस फार्मूले में। तो जो रेजिस्टिविटी होती है वह कंडक्टर के लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, मतलब मटेरियल के डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होती है। यह सिर्फ मटेरियल पे क्या होती है, डिपेंड होती है। तो ये अपना डेरिवेशन है ओम्स लॉ का।
ओम्स लॉ क्या बोलता है, V अपॉन आई, ओके, VD इक्वल टू EV अपॉन ML। यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, कंडक्टर के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, A है वो V, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, I का ये फार्मूला है। इस I के फार्मूले में VD की ये वैल्यू पुट की तो A आया, फिर V को हम इधर नीचे लाए तो I अपॉन V की वैल्यू आ गई, फिर V अपॉन I की वैल्यू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ हो गया, ओके, अंडरस्टूड। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करेंगे, ओम्स लॉ V अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ओके, ओम्स लॉ क्या होता है, V अपॉन आई होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, ओके, ये बैटरी लगी हुई है, ये एमीटर है, एमीटर का क्या वर्क होता है, टू मेजर द करंट, ये रेजिस्टेंस है, ओके, इस रेजिस्टेंस के नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाना है, ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट मेजर करता है, किन्हीं दो सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जिन दो पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ता है, उन दो पॉइंट के बीच में पैरेलल में उसे क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ओके। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, सर्किट के एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, ओके। बैटरी है तो बैटरी की तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसी तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और इसी तरफ इसका ये वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ओके। यह की है, ओके, की ऑन और ऑफ के लिए की का यूज किया जाता है। रियोस्टेट है, रियोस्टेट का काम होता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट, करंट के अमाउंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे इस जॉकी को अपन स्लाइड करेंगे इधर उधर तो करंट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ओके, किसी एक डायरेक्शन में। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि V अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये प्रूव करना है हमें एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हमें ये प्रूव करना है। V अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है। अब सपोज करो हमने जॉकी को यहाँ रखा और फिर की को ऑन किया, अमीटर की रीडिंग लेंगे हम, वोल्ट मीटर की रीडिंग लेंगे, ओके, अमीटर की रीडिंग ली, वोल्ट मीटर की रीडिंग ली, फिर V अपॉन आई का एक कॉलम बनाएंगे, कॉलम बनेगा I का, एक कॉलम बनेगा V का, ओके, इस तरह से ये I का हो गया, ये V का हो गया, एक कॉलम बनेगा V अपॉन आई का, किसका बनेगा, V अपॉन आई का। पहली रीडिंग ली, V अपॉन आई निकाला, जॉकी को फिर आगे खिसकाया, फिर अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग ली, फिर V अपॉन आई निकाला। इस तरह से कम 5 रीडिंग लेंगे और उन 5 रीडिंग में V अपॉन आई कैसा निकलेगा, सभी में यदि सेम निकलता है तो क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। फिर हम I और V में क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। I को हम वाई एक्सिस पर लेंगे और V को क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पर लेंगे और हम क्या करेंगे, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओके। तो यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, डेट इज डेल y अपॉन डेल x, ओके। तो इस केस में क्या हो जाएगा स्लोप, इस केस में स्लोप होगा, यहाँ पर y एक्सिस पे क्या है, करंट है, तो ये हो जाएगा I2 माइनस I1 और x एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो V2 माइनस V1। इससे देखो, इससे क्या निकलेगी, इसकी स्लोप निकलेगी। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो 1 अपॉन आर के इक्वल होगा, तो 1 अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा, ओके। क्योंकि देखो 1 अपॉन आर के इक्वल क्या होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है V अपॉन आई, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वह आर के इक्वल होती है, पर यहाँ पर आई अपॉन वी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आई अपॉन वी लिखा हुआ है, तो आई अपॉन वी किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन आर के इक्वल होगा। अब दो तरह के रजिस्टर होते हैं, एक ओमिक रजिस्टर होता है और एक नॉन ओमिक रजिस्टर होता है, ओके। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वह ओमिक रजिस्टर कहलाते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वह क्या कहलाते हैं, नॉन ओमिक रजिस्टर कहलाते हैं। नॉन ओमिक रजिस्टर में हम डायनामिक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, और वो डायनामिक रेजिस्टेंस का फार्मूला
रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस का फार्मूला डेल वी अपॉन डेल आई होता है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन स्मॉल चेंज इन करंट, उसे हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ये होता है जे इक्वल टू सिग्मा ई। जे क्या है, यहाँ पर करंट डेंसिटी है, सिग्मा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या जिसे हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जे इक्वल टू सिग्मा ई को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोलते हैं। देखो इसके डेरिवेशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, हमें पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1/रो होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1/रो, एंड रो इक्वल टू ई अपॉन जे होता है। तो सिग्मा इक्वल टू 1/E/J हो जाएगा या J अपॉन ई हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू J अपॉन ई, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ई हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बोला जाता है इसे। ओके, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही बढ़ते हैं। ओके, मेटल के लिए देखो आर का फार्मूला क्या होता है, ml/n/e² होता है। ओके, और रो क्या होता है, m/n/e²। दोनों ही केस में r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/τ होता है। m, l, n, e और a ये टेम्परेचर से कैसे होते हैं, अनइफेक्टेड होते हैं, टेम्परेचर से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/τ एंड आल्सो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/τ। अब टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। थर्मल एजिटेशन की वजह से उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ने से उनका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी कैसा होगा, बढ़ेगा। ओके, सो मेटल के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही इंक्रीज होते हैं। ये फार्मूला है अपना आर रो इक्वल टू रो नॉट 1 + अल्फा थीटा। रो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल है एट टेम्परेचर थीटा, रो नॉट क्या है, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर उसी को रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। या फिर ये फार्मूले का यूज होता है R2 इक्वल टू R1 विद इन ब्रैकेट 1 + θ2 - θ1 अल्फा। ओके, यहाँ पर R1 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट टेम्परेचर θ1 डिग्री सेल्सियस, R2 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टेम्परेचर θ2 डिग्री सेल्सियस। ओके, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है और रेजिस्टेंस है। ओके, अब तो इसके लिए जो कॉपर के लिए डायग्राम बना हुआ है, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया गया है, वाई एक्सिस पर रेजिस्टिविटी लिया गया है, तो इस तरह से क्या होता है, बढ़ता जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है। ओके, एलॉय, एलॉय में भी टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती है, दोनों ही बढ़ते हैं, पर मेटल की अपेक्षा थोड़े कम बढ़ते हैं। मेटल की अपेक्षा क्या है, थोड़े कम बढ़ता है उसका रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जस्ट इसका अपोजिट होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसका जस्ट रीजन ये है कि टाव कम होता है पर एन बढ़ता है। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, उनकी बढ़ जाती है।
तो n का ज़्यादा इफेक्ट होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है सेमीकंडक्टर की। ये डायग्राम बना हुआ है, टेम्परेचर लिया गया है एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे रेजिस्टिविटी है। तो उसका टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी रेजिस्टिविटी कैसी हो रही है, कम हो रही है सेमीकंडक्टर के लिए। ओके देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इतने ही स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि हमें करंट डेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, I अपॉन ए होता है। करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, I अपॉन ए। इन अ यूनिफॉर्म वायर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF। EMF कितना दिया हुआ है, E दिया हुआ है, दिस इज EMF कितना दिया हुआ है हमें, 3.5 वोल्ट दिया हुआ है। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस R0 दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कैपिटल R कितना दिया हुआ है, 2.0 ओम दिया हुआ है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.70 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, I इक्वल टू होता है EMF अपॉन R प्लस स्मॉल r। EMF को हम कैपिटल E से भी नोट करते हैं, तो E अपॉन R प्लस स्मॉल r होता है। यहाँ पर E कितना दिया हुआ है आपको, E दिया हुआ है 3.5, कैपिटल R कितना दिया हुआ है 2.0, स्मॉल r 0 दिया हुआ है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो जो 1.75 एम्पियर अपना क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा 1.75 एम्पियर। अब करंट मिल गया तो हम J निकाल लेंगे। करंट डेंसिटी को हम किससे नोट करते हैं, J से नोट करते हैं। तो J इक्वल टू I अपॉन ए, I 1.75 है, A कितना दिया हुआ है 0.70 इंटू 10⁻⁻6। इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर रेज टू पावर -2 होगी कि नहीं होगी। अब J इक्वल टू 175 अपॉन 70 इंटू 10⁻6 एम्पियर मीटर रेज टू पावर -2 हो जाएगा। अब हम इसको सिंपलीफाई कर लें, ठीक ना। 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 335 आएगा। ओके, तो फिर इसे किससे डिवाइड कर लें हम, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो दिस इज 5/2 इंटू 10⁻6 एम्पियर मीटर रेज टू पावर -2। सो 2.5 इंटू 10⁻6 एम्पियर मीटर रेज टू पावर -2, दिस इज द करंट डेंसिटी। ओके ओके देखो J इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन ए। तो ये I की वैल्यू 1.75 है और A कितना दिया, 0.70 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है। ओके, अब ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा। ओके, डिप्ट वेलोसिटी का एग्जाम्पल है, एस्टिमेट द एवरेज डिप्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर A कितना है, 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है। कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। ओके, करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी 9 इंटू 10⁻28 मीटर रेज टू पावर -3, तो n हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू NEA/VD, ये फार्मूला होता है। तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन NEA। I की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1.5 पुट करेंगे। N कितना दिया हुआ है, 9 इंटू 10⁻28। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻7 दिया हुआ है। अब -19 और -7 -26 हो जाएगा, तो 10⁻28 -26, बाकी ये 9 और 9 इंटू 1.6। ओके, तो 1.5 अपॉन 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻28 -26। ओके,
दिस इज 1.5 अपॉन 9 इंटू 1.6 इंटू 10 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर चला जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो 15 अपॉन 16, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 5 आएगा। सो 5 अपॉन 48 इंटू 10 रेज टू पावर -2, इसको 50 अपॉन 48 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज 1.04 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर पर सेकेंड अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स NCERT 3.5 एट रूम टेम्परेचर 27.0 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। गिवन temperature coefficient of resistance is 1.70 into 10 raised to power -4 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। तो देखो हमें पता है कि किसी भी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो उसके ये फार्मूला होता है I2 = R1 विद इन ब्रैकेट 1 + T2 - T1 अल्फा, ये उसका क्या होता है, फार्मूला होता है। इस क्वेश्चन में R1 = 100 ओम दिया हुआ है और T1 क्या दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस से T1 दिया हुआ है और ये R1 दिया हुआ है। ओके, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी, दिस इज I2 कितना दिया हुआ है, 117 ओम दिया हुआ है। गिवन टेम्परेचर कोफिशिएंट इज, दिस इज अल्फा, ये क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, तो ये वैल्यू हमने लिख ली। अब इसमें हम इस फार्मूले में इन वैल्यू का यूज करेंगे। R1 की जगह 100 ओम रखेंगे, T1 की जगह 27 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, R2 की जगह 117 ओम रखेंगे और T2 को हमें फाइंड आउट करना है। अल्फा हमें ये दिया हुआ है, तो वैल्यू हमने उसमें क्या की, पुट की। 117 रखा, 100 रखा, T20 इस तरह से। ओके, अब इस 100 को हम इसके नीचे लाए, 1 + T2 - 27 इंटू 1.70 इंटू 10 रेज टू पावर -4, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, एलसीएम लिया तो दिस वन। ओके, फिर इस 17 इसको हम इसके नीचे लाए। ओके, 10 रेज टू पावर -4 है तो ऊपर जाके 10 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। इस 100 का इससे इंटू किया तो T2 - 27 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 100 आएगी, 1000 आएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1000 + 27 = T2, तो T2 = हो जाएगा, अपना जो आंसर होगा वो ये होगा, T2 = 1027 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके।